तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन के स्पीड कंट्रोल पे बात कर रहे थे और वोल्टेज कंट्रोल मेथोडोलॉजी के बारे में लर्न किया। आज के सेशन में उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए दूसरे मेथड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लें। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं ना। RRB जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1499 में अवेलेबल है। और अगर आप CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो 777 में कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, राइट। जिस डेट पे आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं उसे सेम डेट पे सारे वीडियो लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के एज पर दी RRB जेई ऑफिशियल सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। नाउ अवेलेबल गेट 2027 कोर्स ऑन ₹5,555, राइट। तो गेट के कोर्स प्राइसेस में चेंज हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। गेट 2025 का जो कोर्स है ₹2,222, 26 का जो कोर्स है वो ₹3,333 एंड 27 का जो कोर्स है वो ₹5,555 में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। गेट अकेडमी में कुछ और भी कोर्सेज है, जैसे कि RRB जेई, SSC जेई, 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, 777 में ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन, 777 में स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन, 555 कॉम्बो, 999 में ESE नॉन टेक्निकल जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन्वायरमेंटल साइंस, ICT, इस तरीके के जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो कि UPSC के एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में नॉन टेक्निकल पार्ट है, वो आपको 777 में प्रोवाइड किया जाएगा। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि केवल और केवल आपको नेटवर्क में इंटरेस्ट है या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट है या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट है या सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज पे एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट 10 है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट की खास बात यह है कि इन सारे के सारे टेस्ट में आपको AIR 1 से कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि आपका एक्यूरेसी कितना है, उसका एक्यूरेसी कितना है, आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन्होंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, कौन से टॉपिक वीक हैं, इन सारे आपके वीकनेसेस पे काम करके इन टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने रैंक को एनहांस कर सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक में एक बेहतरीन पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, राइट। जनरल एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है गेट के प्रिपरेशन में और गेट के एग्जाम्स में। 13 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड से देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस बुक ई बुक में 521 है और यहाँ पे QR कोड आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के बुक तक सॉरी आप पहुंच जाएंगे, राइट। इस जनरल एप्टीट्यूड के ई बुक में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो कि आपको वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, एरर लेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए गेट एकेडमी रेस्पॉन्सिबल है। इस ई बुक की प्राइस 222 है, जस्ट अ मिनिमम प्राइस, तो आप इजिली अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस सेशन में इंडक्शन मशीन के मैकेनिज्म और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड ग्राफिकल वे में हम लोगों ने बात किया हुआ था टॉर्क का एक्सप्रेशन
पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन एंड करंट का एक्सप्रेशन एंड एयर गैप पावर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ों पे बात किया हुआ था। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, प्रीवियस सेशन में स्पीड कंट्रोल पे हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था, जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने वोल्टेज कंट्रोल मेथोडोलॉजी के बारे में बात किया। आज के सेशन में हम लोग रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आपको कुछ भी याद नहीं है तब भी आप इजीली चीज़ों को रिकलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, कैसे रिकलेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक सिंपल सी सर्क्यूटरी जो कि प्रीवियस सेशन से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं उसको ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि ये रोटर रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस X2, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको R2/S देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे सप्लाइड वोल्टेज V1, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है ये I2। स्टेटर के वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंसेस, ये सारी चीज़ों, शंट ब्रांच पैरामीटर, ये सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दें अगर हम लोग फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस, तो इस तरीके से एक ब्यूटीफुल सर्क्यूटरी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, और सारे के सारे कंक्लूजन्स आपको इस सर्क्यूटरी से मिल सकते हैं। तो टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा हुआ था M/Ωs टाइम्स ऑफ PD, डेवलप्ड पावर डेवलप्ड, राइट, जिसको हम लोग PAG के नाम से भी जान सकते हैं। PAG प्रीवियस सेशन में इसका एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे M क्या है, नंबर ऑफ फेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ओमेगा इज सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ PAG को हम लोग को लिखें अगर हम लोग, तो PAG को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, I2 स्क्वायर R2/S। इस सर्क्यूटरी में कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके लिए रिएक्टेंस रेस्पॉन्सिबल होगा क्या, नहीं, केवल और केवल रेजिस्टेंस रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये रेजिस्टेंस कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, जितना करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस, राइट। I2 स्क्वायर R लॉसेस होते हैं पावर एब्जॉर्ब, या फिर पावर एब्जॉर्ब को क्या लिखते हैं, V²/R या फिर I²R। तो नेटवर्क सर्क्यूट के हेल्प से हम लोगों को इतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि यहाँ पे V²/R नहीं लिखेंगे, यहाँ पे I²R लिखेंगे, क्योंकि करंट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज मालूम होता, नोन रहता, तो V²/R भी लिख सकते थे, नो इश्यूज, राइट। तो पावर एब्जॉर्ब इन एयर गैप इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2/S के फॉर्म में चीजें लिखी जा सकती हैं। अब I2 को क्या लिखा जा सकता है, I2 को यहाँ के सर्क्यूटरी से हम लोग बात करें तो V1/Z लिखा जा सकता है। I=V/Z लिखा जा सकता है। Z क्या होगा, Z का मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो आपको रूट ओवर करना पड़ेगा R2/S का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, राइट। एंड I2 स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा और V1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है। तो टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं M/Ωs। PAG इज इक्वल टू क्या हो गया, I2 की वैल्यू क्या है, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये रूट कैंसिल हो गया, बाकी सारी चीजें यहाँ पे बच गई, R2/S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे R2/S से मल्टीप्लीकेशन है, ये एज इट इज यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया हुआ है। तो यही टॉर्क डेवलप्ड का एक्सप्रेशन है, जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, 2-4 बार लिखे सारी चीजें माइंड में हो जाएंगी, कैसे हम लोगों को प्रोसीड करना है। अब इस टॉर्क के एक्सप्रेशन को हाई स्लिप एंड लो स्लिप रीजन में अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो सारी चीजें इजिली मैनर में निकल आएंगी। हाई स्लिप एंड लो स्लिप, हाई स्लिप मतलब कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम लोग बात कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप की वैल्यू हाई होती है, एंड दैट रनिंग टाइम पे स्लिप की वैल्यू लो होती है, रनिंग के टाइम पे स्लिप की वैल्यू लो होती है। तो टॉर्क डेवलप्ड अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोगों को मालूम है कि हाई स्लिप रीजन में, क्योंकि स्लिप की वैल्यू हाई है, तो R2/S को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, R2/S 0 कर सकते हैं फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से नहीं। तो M/Ωs मल्टीप्लाइड विथ V1 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर R2/S को हम लोग 0 लिखते हैं तो ये X2 स्क्वायर R2/S हो जाएगा, R2/S, राइट। अब टी स्टार्टिंग, इस टॉर्क डेवलप्ड को स्टार्टिंग के टाइम पे अगर हम लोगों को लिखना है तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1। तो स्लिप की वैल्यू 1 अगर हम लोग लिख देते हैं तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, M/Ωs V1 स्क्वायर, और ये X2 स्क्वायर R2/S की वैल्यू तो 1 हो गई, राइट। तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट 1 होता है अगर कुछ नहीं है।
तो देखिएगा हम लोग क्या वेरी कर रहे हैं इस मेथड में, रोटर रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, एम को चेंज कर रहे हैं क्या, नंबर ऑफ फेसेस नहीं, ओमेगा एस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, सप्लाइड वोल्टेज चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, रिएक्टेंस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, क्या चेंज कर रहे हैं, रोटर रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, ये बेसिक आइडिया हम लोगों को मिल चुका हुआ है। तो ये एक कंक्लूजन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस अगर आप डिक्रीज कर देते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क रेड्यूस हो जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल है वो हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के साथ कर सकते हैं और नॉर्मल स्पाइरल केज मशीन से के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्पाइरल केज मशीन जो होती है उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर जो बार्स होते हैं वो बोथ एंटरिंग से शॉर्ट सर्क्यूटेड रहते हैं, उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का मैकेनिज्म नहीं होता है। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में थ्रू दी हेल्प ऑफ स्लिप हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर सर्क्यूटरी से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का आपके स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन में एप्लीकेबल नहीं है, जबकि आप स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक्सप्रेशन था। एंड लो स्लिप रीजन में अगर हम लोग बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ लो स्लिप, स्लिप की वैल्यू जब लो है तो R2/S की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी कंपेयर टू X2। तो X2 को यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो टॉर्क डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ रनिंग इज इक्वल टू m अपॉन ओमेगा s, और ये V1 स्क्वायर और R2/S को रहने देते हैं, X2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे R2/S का स्क्वायर बचा, राइट। और यहाँ पे R2/S ऑलरेडी है, तो R2/S और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे R2 रह जाएगा, ऊपर S चला जाएगा। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है ये एक्सप्रेशन। तो रनिंग के टाइम पे स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चीजें, इजंट इट। तो हम लोग रनिंग के टाइम पे रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है, नंबर ऑफ फेसेस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, ओमेगा एस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, सप्लाइड वोल्टेज चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, स्लिप चेंज कर रहे हैं क्या, स्लिप ऑटोमेटिकली चेंज होगा क्योंकि स्लिप ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू, कैन बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप डिवाइडेड बाय रोटर रेजिस्टेंस। कुछ इस तरीके से चीजों को एक्सप्रेस किया जा सकता है। नाउ if load torque requirement is constant, if load torque requirement is constant, so torque developed is directly proportional to slip by rotor resistance होता है। तो टॉर्क डेवलप्ड भी कांस्टेंट होना पड़ेगा और जिसके लिए इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहना पड़ेगा, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहना पड़ेगा, राइट। स्लिप डिवाइडेड बाय रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना पड़ेगा इसको। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि R2 इधर चला गया, ये कांस्टेंट मेंटेन्ड है, तो स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। यहाँ से ये कंक्लूजन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि रोटर रेजिस्टेंस अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो स्लिप की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, रोटर रेजिस्टेंस रेड्यूस करेंगे तो स्लिप की वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2/S होता है, सॉरी X2 होता है, राइट, R2/X2 होता है। तो यहाँ पे X2 हम लोग चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, क्या चेंज कर रहे हैं, रोटर रेजिस्टेंस। तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इज डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक कंक्लूजन ये भी हम लोगों को मिला, इसी के बेसिस पे सारे ग्राफ एंड सारी चीजें एनालाइज करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, इज इक्वल टू m अपॉन ओमेगा s V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2। तो नंबर ऑफ फेसेस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, स्पीड चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, सप्लाइड वोल्टेज चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट होता है आपके, ये भी कांस्टेंट ही है, कोई भी चीजें चेंज नहीं हो रही है, तो TE मैक्स क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस। मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है रोटर रेजिस्टेंस के, लेकिन slip at which maximum torque occurs will depends upon the rotor resistance, will depends upon the rotor resistance। and then current and power factor के बारे में बात कर लेंगे हम लोग बाद में। अभी इतने कंक्लूजन को यहाँ पे फ्रेम करने की जरूरत है कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ध्यान देते हैं कि फर्स्ट केस में ब्लू कलर के पेन से आपको ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है, नॉर्मल ग्राफ। तो स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में अगर हम लोग कमेंट करना चाहें तो स्टार्टिंग टॉर्क का क्या कंक्लूजन मिला हुआ था, रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू रेड कलर के पेन से हम लोगों ने मेंशन की हुई है
कि ब्लू कलर के पेन से ये है और रेड कलर के पेन से ये है। मतलब सेकंड केस में रेजिस्टेंस 2 टाइम्स अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, अगर इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा 2। तो फर्स्ट टाइम में टी स्टार्टिंग यहाँ पे था, ये 2 टाइम्स स्टार्टिंग टॉर्क के मैग्नीट्यूड के बराबर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, राइट। मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में कोई चेंजेस होगा क्या? नहीं, रोटर रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है, राइट, ये कांस्टेंट होता है। तो ये अगर कांस्टेंट होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए रेड और ब्लू वाले केस में, दोनों के केसेस में सेम है। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स में चेंजेस होंगे क्या? यस, स्लिप एट विच मैक्सिमम R2/X2 होता है, X2 कांस्टेंट है अगर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रोटर रेजिस्टेंस की। ये अगर 2 टाइम्स हुआ तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ब्लू वाले केस में SMT यहाँ पे था और इसका इंक्रीमेंट स्लिप का इस डायरेक्शन में होता है, तो ये 2 टाइम्स SMT यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि ब्लू वाले केसेस में यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो रहा था, जबकि रेड वाले केस में यहाँ पे डेवलप होगा, स्लिप की वैल्यू हाई होगी तब मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क सेम होगा दोनों केसेस में, सेम होगा दोनों केसेस में, राइट। नाउ एट द टाइम ऑफ रनिंग अगर हम लोग बात करें, इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, टी लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट अगर कांस्टेंट है, इस तरीके से चेंज नहीं कर रहा है, तो ब्लू वाले केसेस में स्लिप की वैल्यू ये थी और रेड वाले केसेस में यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो स्लिप की वैल्यू क्या हो रही है? सेकंड टाइम में इंक्रीज हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला हुआ है कि एट द टाइम ऑफ लो स्लिप इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट तो स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। तो रोटर रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो स्लिप भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, रनिंग स्लिप। ये सारे कंक्लूजन एंड ग्राफ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पे कंक्लूजन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस बट स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस। अब करंट एंड पावर फैक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर रहे। करंट के बारे में अगर हम लोगों को बात करना है, करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? I2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई जेड, मतलब कि R2/S² प्लस X2², राइट। और कुछ चीजें होती हैं क्या? रूट होता है यहाँ पे। अब इसको हाई स्लिप एंड लो स्लिप में ब्रेक करिए, हाई स्लिप एंड लो स्लिप। तो स्लिप की वैल्यू हाई है, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या है? लो है। तो R2/S को 0 कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू लो है मतलब X2 को 0 कर देते हैं, राइट, डिनोमिनेटर से, फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस। तो I2 कैन बी रिटन एज V1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर R2/S 0 हो गया, तो यहाँ पे केवल और केवल X2 बच जाएगा, राइट, क्योंकि रूट के अंदर में X2² है तो X2 रूट के बाहर आ जाएगा और X2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे X2 अगर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो I2 को क्या लिखा जा सकता है? V1 डिवाइडेड बाई X2 नेग्लेक्टेड, तो ये R2/S बच जाएगा, तो R2 नीचे लिख देते हैं, S को ऊपर रहने देते हैं, राइट। तो यहाँ पे बताइए रोटर रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, सप्लाइड वोल्टेज तो चेंज नहीं कर रहा है, तो मतलब I2 की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, इसका कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा रोटर रेजिस्टेंस के चेंज होने से। यहाँ पे रनिंग के टाइम पे क्या होगा? रनिंग के टाइम पे क्योंकि यहाँ पे सप्लाइड वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हैं, तो I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S डिवाइडेड बाई R2, S डिवाइडेड बाई R2। तो हम लोगों ने देखा कि स्लिप में क्या चेंजेस हो रहा है? स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, लोड टॉर्क इज कांस्टेंट। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये भी सेम रेशियो में इंक्रीज होगा, मतलब I2 की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बोथ स्टार्टिंग एंड रनिंग करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। I2 रन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, राइट, रनिंग के टाइम पे भी I2 कांस्टेंट होगा। व्हाट अबाउट पावर फैक्टर? व्हाट अबाउट पावर फैक्टर? पावर फैक्टर R2/S डिवाइडेड R/Z होता है, एंड स्टार्टिंग के टाइम पे रनिंग के टाइम पे डिवाइड किया स्टार्टिंग एंड रनिंग पे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? टी पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग R2/X2,
तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर स्टार्टिंग में बढ़ेगा। रनिंग पावर फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 1 के बराबर होगा। तो in running for given torque requirement I2 is constant, so rotor copper losses increase because of external resistance, है ना। तो कॉपर लॉस क्या होते हैं, I2 स्क्वायर R2 लॉसेस होते हैं। तो भले ही I2 कांस्टेंट है लेकिन R2 तो इंक्रीज हो रहा है ना, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, तो रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एफिशिएंसी ड्रॉप डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट टेम्परेचर राइज ऑफ रोटर विल नॉट इंक्रीज। टेम्परेचर राइज क्यों नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि रोटर में जितना रेजिस्टेंस था उतना ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, तो ओवरऑल टेम्परेचर वही रहेगा, राइट। बोथ वोल्टेज एंड रोटर रेजिस्टेंस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल आर वर्किंग इन सब सिंक्रोनस रीजन ओनली। मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड से स्पीड को डाउन करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं, और ये इफेक्टिव मेथड्स नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी क्या हो जा रही है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन हो जा रही है, एफिशिएंसी ड्रॉप डाउन हो जा रही है। पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन एक बार हम लोग एक्सप्रेस करें क्या। पावर फैक्टर कैसे लिखा जा सकता है, वो सर्किट माइंड में रखिएगा। पावर फैक्टर R/Z होता है। तो R क्या होता है, R2/S, और Z क्या होता है, R2/S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर रूट ओवर। अब इसको हाई स्लिप एंड लो स्लिप में डिवाइड करें। स्लिप की वैल्यू हाई है यहाँ पे, स्लिप की वैल्यू यहाँ पे लो है, तो R2/S नेग्लेक्ट, और यहाँ पे X2 नेग्लेक्ट। तो R2/S अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो R2/S डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करें अगर, तो यहाँ पे X2 बच गया, एंड पावर फैक्टर इज इक्वल टू R2/S, और यहाँ से X2 नेग्लेक्ट कर दें तो ये R2/S यहाँ पे बच जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल, मतलब पावर फैक्टर क्या है रनिंग के टाइम पे, सॉरी रनिंग के टाइम पे 1 हो जाएगी, मतलब बेटर पावर फैक्टर, बेस्ट पावर फैक्टर, 1 पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ रनिंग अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगी, राइट। तो ये बेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ रनिंग के कंडीशन में, पावर फैक्टर अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, X2 चेंज हो रहा है क्या, नहीं, R2/S है। तो पावर फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2/S, एंड फॉर इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, तो प्रीवियसली हम लोगों को कंक्लूजन मिला हुआ था कि R2 स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, ये इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, मतलब कि पावर फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, कांस्टेंट होगा। तो ये हम लोगों को कंक्लूजन मिला, सारी के सारी चीजें ठीक है। लेकिन ये एक बेटर मेथड नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो ये ओवरऑल था रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। नेक्स्ट सेशन में और भी मेथड्स के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे सारे के सारे कंक्लूजन्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बेहतरीन नोट्स देखने के लिए मिल रहा है। वी कैन इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर, बट वी कैन नॉट रिड्यूस रोटर रेजिस्टेंस, राइट। कि रोटर में जितना ऑलरेडी रेजिस्टेंस है उसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जा सकता है रोटर सर्क्यूटरी में इन स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन। ये हम लोग फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का देखने के लिए मिला। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं RRBJ के एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।